या फिर हमारे चीजों को सुलभ कराने में उपयोग लेकर आते हैं तो उसको क्वालिटी मानते हैं। तो सारे लोगों को क्वालिटी को डिफाइन करने का अलग अलग तरीका है, लेकिन सबसे पहले क्वालिटी शब्द का यूज हुआ था वेपन को चेक करने में। वर्ल्ड वॉर वन के समय में जब हम लोग बारूद बना रहे थे तो उस समय हम लोग सबसे पहले क्वालिटी टर्म को यूज किए थे, और उसके बाद क्वालिटी शब्द का यूज जो होता था वो इंडस्ट्री में होता था। और उस समय हम लोग 4 कॉन्सेप्ट में क्वालिटी को देखते थे। सबसे पहला होता था क्वालिटी इंस्पेक्शन, दूसरा था क्वालिटी कंट्रोल, तीसरा था क्वालिटी एश्योरेंस, और आज के समय में हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वालिटी इंस्पेक्शन को समझें कि होता क्या है। क्योंकि सभी लोग हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे या कहीं भी पढ़ते थे तो हम लोग हमेशा ये सुनते थे कि आज स्कूल में इंस्पेक्शन आने वाला है, या फिर बाहर से कोई अधिकारी आ रहे हैं जो हमको असेस करेंगे। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन में होता ये था कि कोई भी प्रोडक्ट अगर बनती थी, वो इंडस्ट्री में बन रही हो या फिर कोई क्लास में एजुकेशन में अगर देखे, तो उससे ये होता था कि जो भी क्लास में पढ़ाई जा रही है उसका गुणवत्ता कैसा है उसको देखने के लिए बाहर से कोई अधिकारी आते थे और उसको चेक करते थे, और फिर वो अपना फीडबैक उस पर देते थे। क्वालिटी कंट्रोल की जब बात करते थे तो वो मैन्युफैक्चरिंग पे काम करते थे कि हमारा इतना पैमाना होगा। जब हम लोग गोल्ड खरीदने जाते हैं तो हम लोग 100% गोल्ड के साथ नहीं जाते हैं, वो गोल्ड का सर्टेन परसेंट होता है कि इतना होना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है, वो क्वालिटी कंट्रोल है कि आप अगर आप 75% उपस्थिति देंगे अपने संस्थान में तभी आप एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो वो जो 75% वाला टैगलाइन होता है उसको क्वालिटी कंट्रोल के तरह से आप देख सकते हैं कि इतना चीज होगा तभी हम उसको क्वालिटी में मानेंगे। 33% अगर लाता है या 35% स्टूडेंट लाता है तभी वो पास होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 30% वाले के पास कोई क्वालिटी नहीं है, उसके पास भी क्वालिटी है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में हम लोग ये कहते हैं कि जो बच्चा 35% मार्क्स लेकर आ गया उसको हम पास मानते हैं, तो उसको उस चीज के लिए सर्टिफिकेट देते हैं। हाँ भाई तुम क्लास 10 पास करके क्लास 6 पास करके तो 35% मार्क्स लाने के बाद तो क्वालिटी कंट्रोल में एक फिक्स पैरामीटर सेट करते हैं कि ये होना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस की जब बात करते हैं तो ये स्टडी हायर एजुकेशन पे डिलिमिट है, इसलिए यूजीसी हर एक यूनिवर्सिटी को असेस करती है और वो ग्रेड देती है। ये यूजीसी से नेट ए है, नेट ए प्लस प्लस है, या फिर कहीं भी हम लोग जागो वाली जो पढ़ता भी देखे थे उसमें भी क्वालिटी एश्योरेंस की बात करती है। आईएसआई मार्क किया हुआ कोई प्रोडक्ट जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग ये नहीं समझते कि वो गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं, वो हमको एश्योर कराते कि आईएसआई मार्क का है तो ये अच्छा होगा, एनसीईआरटी की बुक होगी तो अच्छी होगी। तो इस तरीके से जिस तरीके से हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस जब कोई बाहरी संस्था या कोई उसे जब चेक करता है और उसको जब प्रमाणित करता है तो उसको क्वालिटी एश्योरेंस की तरह से लोग देखते हैं। आज के समय में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात होती है जिसमें हम लोग कस्टमर का फीडबैक भी लेते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को कैसे यूज कर रहा है। आपसे भी फीडबैक फॉर्म भराया जाएगा, हो सकता है कि इस संगोष्ठी के बाद भी फीडबैक फॉर्म होगा कि इस संगोष्ठी को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, और फिर जब नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई संगोष्ठी आयोजित करेंगे तो उस चीजों को हम लोग उसमें लेकर आते हैं। तो ये 4 तरीके से क्वालिटी का हम लोगों के एजुकेशन में भी यूज हो रहा है और इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है। अगर हम इस रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेरे शोध में 2 ऑब्जेक्टिव मैंने सब 2 रिसर्च क्वेश्चन बनाया था। तो पहला था न्यू टेक्नोलॉजी कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करने में सहायक है, और दूसरा ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बिहार के संदर्भ में लागू करने में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। क्योंकि अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अगर उसके गाइडेंस पिलर्स को देखें तो 5 पिलर्स में से एक क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है और दूसरा टेक्नोलॉजी। इसलिए हमने यूज किया था कि अगर एनईपी में 21 प्रिंसिपल्स में से एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये भी एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है। इसलिए मैंने ये 2 क्वेश्चन बनाया था जिसके ऊपर हम लोगों ने मेरा जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग क्वालिटी एजुकेशन, एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई द इशू इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन बिहार। जो रिसर्च डिजाइन है सिस्टमैटिक रिव्यू मैंने इस रिसर्च स्टडी को कंडक्ट कराने में यूज किया था, और जो सैंपल्स आया था वो डिफरेंट रिसर्च पेपर और गवर्नमेंट पॉलिसीज को मैंने अपने स्टडी में इंक्लूड किया था अपने फाइंडिंग को ड्रॉ करने के लिए। और इसमें जो डेटा मैंने कलेक्ट किया था वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा यूज किया था, क्योंकि मुझे इसलिए इसमें सेकेंडरी सोर्स का यूज करना पड़ा, टाइम कंस्ट्रेंट था और मुझे जब इस समस्या के बारे में पता चला तो इतना समय नहीं था कि मैं टूल बनाकर प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर पाऊं।
और इस स्टडी का डिलिमिटेशन हायर एजुकेशन स्टडी के लिए था और ये बिहार के बिहार डिस्ट्रिक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है स्टडी। जो मेरा फाइंडिंग्स आया था इस स्टडी में, तो जो टेक्नोलॉजी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि टेक्नोलॉजी कैसे हम लोग को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी, तो उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग उसमें पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस असिस्टिंग टीचर विद लेसन प्लान, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत हम लोग पर्सनलाइज्ड लर्निंग की बात कर सकते हैं। और जो हमारे टीचर्स होते हैं, क्योंकि लेसन प्लान एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत हम इफेक्टिव लेसन प्लान भी डेवलप कर सकते हैं। दूसरा था वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी की बात अगर करें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में सब लोग जानते हैं कि वो क्या है, किस तरीके से काम करता है। वो टोटली मैकेनिकल प्रोसेस है और उसके तहत हम लोगों के पास कोई भी चीज है उसमें हम लोग डालते हैं तो आउटपुट निकलता है। वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी की अगर बात करें तो अगर आप लोग पटना सेंट्रल मॉल में गए होंगे या फिर कोई भी मॉल में गए होंगे, तो वहां पे गेमिंग जोन एक बना हुआ रहता है, वो उसी बेस पे काम करता है, वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी। उस जगह पे हम लोग आर्टिफिशियल सेटिंग में बैठते हैं और वो हमको लगता है कि वो रियलिस्टिक सेटिंग में लेकर जाता है। जैसे 4K 4D की जो बात करते हैं, तो जब हम लोग आंख के सामने कोई ग्लास हम लोग के पास जब आता है 4D वाला 4K वाला, तो वो लगता है कि इस जगह पे मैं खुद वहां पे मौजूद हूँ। तो उस तरीके की अगर एजुकेशन सिस्टम हम लोग लेकर आएंगे अपने एजुकेशन में, तो वो बच्चों को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में और उसके क्रिटिकल थिंकिंग में डेवलप करने में काफी हेल्पफुल होगा। तीसरा था गेमिफिकेशन। आज के समय में हम लोग अगर गेमिफिकेशन को हायर एजुकेशन में इंक्लूड करते हैं या फिर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इंक्लूड करते हैं, तो वो हमारे बच्चों को इंगेज करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा मैकेनिज्म होगा। चौथा ऑटोमेटेड असेसमेंट, रियल टाइम इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। सपोज दैट जैसे अभी के समय में हम लोग ये गूगल डॉक के जरिए हम लोग अपना फीडबैक देते हैं, तो अगर हम लोग उस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करते हैं जहां पे बच्चों को केवल लिखाना या टिक करने की जगह पे उसको एक प्लेटफॉर्म दे जहां पे वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाए और वो बता पाए कि उसने इस संघर्ष से क्या सीखा, या उसको स्टोर करना भी हम लोगों के लिए इजी होता है और वो असेसमेंट टेक्निक बहुत हेल्पफुल होता है। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बिहार के संदर्भ में लागू करने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला था रिसोर्स कंस्ट्रेंट, क्योंकि हायर एजुकेशन में जैसा कि बोला गया कि हम लोगों को हायर एजुकेशन में 2035 तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% तक लेकर जाना है एनईपी 2020 में, और एट प्रेजेंट अभी वो 25% के अप्रॉक्स है हम लोग का हायर एजुकेशन का एनरोलमेंट। तो उस रिगार्डिंग में बिहार में ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास रिसोर्स का बहुत कमी है, जो क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो वो हम लोगों के पास सबसे बड़ा चैलेंज है। कोई फैकल्टी की अगर बात करें तो स्कूल हो या हायर एजुकेशन हो, तो फैकल्टी टीचर स्टूडेंट रेशियो में भी काफी वेरिएशन देखने को मिलता है। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट, अगर कहीं विश्वविद्यालय कोई विद्यालय है या कोई बीएड कॉलेजेस हैं तो उनके पास बहुत सारे प्लेग्राउंड नहीं है, अगर प्लेग्राउंड है तो उनके पास लेबोरेटरी नहीं है, लेबोरेटरी है तो आईसीटी लैब नहीं है, आईसीटी लैब है तो बहुत सारे चीजों की उनके पास हमेशा कमी रही है। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट कराने के लिए और बिहार के लिए भी है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। जो आज के समय में टीचर्स हैं वो एक डाकिया का काम कर रहे हैं, ना कि वो टीचिंग लर्निंग में कोई काम अपना योगदान दे पा रहे हैं। उनको पर डे किसी न किसी असाइनमेंट में, पर डे किसी न किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको अपने संस्था का बताना पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं, उस चीजों पे वो क्या काम कर रहे हैं, और वो खुद मिनट्स तैयार करके उसको भेजते रहते हैं। तो मतलब वो एक डाकिया का काम करते हैं कि अपने इंस्टीट्यूशन का चिट्ठी बाहर तक पहुंचाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल डिविडेंड एंड टेक्नोलॉजी बैरियर, बिहार में अगर देखें तो मोबाइल फोन सबके पास है, शायद सब लोग हर एक घर में बिहार में मोबाइल फोन है, सब लोग उसका यूज भी कर रहे हैं, लेकिन उस मोबाइल का यूज किस तरीके से लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत उसको एकदम मिनिमम यूज कर पा रहे हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लोग हैं वो तो उसका बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड नहीं है तो उनको उस मोबाइल फोन का यूज नहीं समझ में आ रहा है, तो वो किस तरीके से करें। तो इस तरह के चैलेंजेस हम लोगों को बिहार में फेस करना पड़ेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि हायर एजुकेशन में हम लोगों को हर एक सेमेस्टर में जो कोर्स ऑप्ट करना होगा वो स्वयं या मुख से करना होगा। तो अब अगर हम टेक्नोलॉजी इनेबल्ड नहीं होंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम स्वयं पे किस कोर्स को ऑप्ट करेंगे, कैसे ऑप्ट करेंगे और उसको कैसे हम उसका एग्जाम दे पाएंगे। तो इस तरह के चैलेंजेस बिहार में देखने को मिलेगा। थैंक यू।
हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है?